हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 9 चैप्टर 4। पिछले क्लास में हम पढ़े थे कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, एटम्स आर इंडिविजुअल। पर इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एटम को भी डिवाइड किया जा सकता है। एटम के भी सब पार्टिकल है और वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवर जे थॉमसन ने किया था और प्रोटॉन का डिस्कवर गोल्डस्टीन ने किया था और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को इस तरह से और न्यूट्रॉन को इस तरह से। ये नीचे साइड ये इसका चार्ज लिखा हुआ रहता है और ऊपर में मास लिखा हुआ रहता है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या हो गया, -1। प्रोटॉन का चार्ज क्या हो गया, +1। न्यूट्रॉन का चार्ज क्या हो गया, न्यूट्रल। न्यूट्रॉन जो होता है चार्जलेस क्वांटिटी होता है और यहाँ पे प्रोटॉन का मास कितना है, 1। न्यूट्रॉन का मास कितना है, 1। तो दोनों का क्या है, 1 यूनिट। यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, इक्वल होता है। और चार्ज इलेक्ट्रॉन का -1 होता है और मास क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। या तो फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2000 ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का 1/2000 टाइम्स होता है। अब प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1 यूनिट और न्यूट्रॉन का मास होता है 1 यूनिट। तो हम यहाँ से देख रहे हैं दोनों का मास क्या है, इक्वल है। मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब 2 पॉइंट हमें याद रखने हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। यहाँ पर हम AMU में देख रहे हैं मास को, लेकिन यहाँ पर क्या है, केजी में है। तो केजी में अगर आता है तो हमें ये वैल्यू को लिखना होगा। ऑब्जेक्टिव में ये सब आ सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। थॉमसन्स ने अपने एटॉमिक मॉडल में बताया था कि एटम किस तरह का होता है। एन एटम्स कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड ऑन इट। एटम्स जो होता है पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है और इलेक्ट्रॉन इसमें क्या रहता है, एम्बेडेड रहता है। एटम जो होता है पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसा हुआ है। जिस तरह से वाटरमेलन होता है, उसके बीज देखते हैं, उसके बीज जो होते हैं जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, इलेक्ट्रॉन भी एटम में उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट रहता है। और उसका जो रेड पार्ट होता है वाटरमेलन का, वो उसके पॉजिटिव पार्ट को दिखाते हैं। नेक्स्ट में कहता है द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो होता है मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है। सो द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल होगा तो एटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा। यही इसका 2 पॉइंट है जो आप लोग को अगर एटॉमिक मॉडल में पूछा जाएगा तो ये 2 पॉइंट आपको लिखना होगा। अब हम इसका ड्रॉबैक पढ़ेंगे। थॉमसन का एटॉमिक मॉडल में क्या ड्रॉबैक थे। तो ड्रॉबैक ऑफ थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, ही कुड नॉट ऑफर एनी एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट टू हिज एटॉमिक मॉडल। मतलब वो जो भी बताए थे वो कोई एक्सपेरिमेंटली नहीं बताए थे, वो ऐसे थ्योरेटिकली कह दिए थे कि एटम जो होता है वाटरमेलन की तरह होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें बीज की तरह डिस्ट्रीब्यूट रहता है। Also, he could not explain the results of experiment carried by other scientists. साथ ही साथ अदर साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसका जो रिजल्ट आया था उसके बारे में भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड्स एटॉमिक ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले हम रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल में ऑब्जर्वेशन को देखेंगे। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट जा रहा है। इस एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल को लिया है ना, एक गोल्ड फॉइल को लिया है और उससे अल्फा पार्टिकल से स्ट्राइक किया जा रहा है, उससे पर आघात कराया जा रहा है। तो क्या देख रहा है कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधा जा रहा है, ठीक है। देयर वाज ए डिफ्लेक्शन एट ए स्मॉल एंगल बाय सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स। और कुछ अल्फा पार्टिकल में क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं, इस तरह से डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं। 1 आउट ऑफ 12,000 अल्फा पार्टिकल्स बाउंस्ड बैक। और इतने में से एक ऐसे भी है जो जाते हैं और टकरा के वापस आ जा रहे हैं।
तो ठीक है, ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, तीन इसमें लिखेंगे पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट, ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधा जा रहा है, कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट कर रहा है स्मॉल एंगल से, और 12,000 में से एक जो हो रहा है वो वापस से आ जा रहा है, बाउंस बैक हो जा रहा है। तो ये इसका ऑब्जर्वेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंक्लूजन। और एक चीज़ इसमें जान लीजिए कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है। अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट ए हीलियम न्यूक्लियाई होता है। जब हीलियम से हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे ना तो उस पर +2 चार्ज आएगा। इस हीलियम न्यूक्लियाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या होता है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी। कहता है ज़्यादातर स्पेस जो है इनसाइड में क्या है, एम्प्टी है। फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ प्रूव दैट ए स्मॉल डेंस पॉजिटिव चार्ज इन एटम। सेकेंड में कहता है कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो है डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, ये प्रूफ कर रहा है कि कुछ पॉजिटिव चार्ज जो है एटम में है। और थर्ड में कहता है वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल वाज डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। और कुछ ऐसे मतलब वेरी फ्यू मतलब 12,000 में से एक पार्टिकल जो है वो क्या हो रहे हैं, 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। डिफ्लेक्ट मतलब 180 डिग्री से वापस आ रहे हैं, बाउंस्ड बैक हो रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमको याद रखना है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी। ऐसा क्यों कंक्लूजन लिखा है, क्योंकि हम सबसे पहले देखे थे कि अल्फा पार्टिकल से जब स्ट्राइक किया गया तो ज़्यादातर रेज जो हो रहा है वो सीधा जा रहा है। जब सीधा का कोई भी वस्तु सीधे क्यों जाता है, जब रास्ता में कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो वो रेस किया जाएगा, सीधा ही जाएगा, है ना। अगर कुछ भी ऑब्जेक्शन हो जाएगा तो वो सीधा जाएगा नहीं ना, इसलिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं, यानी कि क्या है, ज़्यादातर स्पेस क्या है, खाली है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम क्या है, एम्प्टी है। फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, और कुछ अल्फा पार्टिकल क्या है, अपने पाथ से क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। और वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वाज डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, और इसमें बहुत कम अल्फा पार्टिकल है जो डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वो क्या 180 डिग्री। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। क्यों, कोई पॉजिटिव चार्ज ही ना, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ से जा रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, तो यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज ही होगा जिसकी वजह से ये गया, टकराया और वापस आ गया। पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में हमेशा क्या होता है, रिपल्सन होता है। इसलिए कोई पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव पार्टिकल है और ये यहाँ जाएगा, यानी कि यहाँ कोई पॉजिटिव ही होगा, इसलिए ये वापस आ रहा है। इसलिए कंक्लूजन में लिखा जा रहा है कि व्यू पार्टिकल मतलब वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल वाज डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, इट इंडिकेट्स द होल द पॉजिटिव चार्ज मास कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द न्यूक्लियस। ठीक है, तो हमको 3 कंक्लूजन याद रखना है, क्या क्या, ज़्यादातर स्पेस क्या है, खाली है, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, यहाँ पे है न्यूक्लियस में, और इसका पूरा मास और साथ ही साथ पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ ही पे कॉन्सेंट्रेट है। ये 3 पॉइंट हमें कंक्लूजन में लिखने हैं। फिर हम देखेंगे इसका फीचर क्या है। फीचर मतलब लक्षण, इसके लक्षण क्या क्या हैं, रदरफोर्ड ने जो भी एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें क्या फीचर्स आया। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इस न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम, और इस न्यूक्लियस का साइज जो है एटम के साइज से क्या है, बहुत छोटा है। ऑल द मास रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, और पूरा मास कहाँ रिसाइड्स कर रहा है, न्यूक्लियस में रिसाइड कर रहा है। तो फीचर में हम क्या क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमता है, और साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या है, एटम के साइज से बहुत छोटा है। ऑल मास रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, इसका मास कहाँ पे है, न्यूक्लियस में। तो ध्यान में रखना है ड्रॉ, इसके फीचर्स क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहा है, न्यूक्लियस का साइज एटम से छोटा है, और मास कहाँ कॉन्सेंट्रेट है, न्यूक्लियस में है। फिर हम पढ़ेंगे ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता है, न्यूक्लियस के चारों ओर। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन हैव एक्सेलरेटेड मोशन सो इट विल कंटिन्यू रेडिएट एनर्जी फाइनली विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन
कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में घूमता है तो इसका मतलब उसमें एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी कि उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। जब वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेटेड मोशन है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से वो क्या होगा, कंटिन्यू एनर्जी को अपने से रिलीज करेगा। और जब एनर्जी रिलीज करेगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। यानी कि रदरफोर्ड मॉडल में उसने अपने एटम के स्टेबिलिटी के बारे में कोई डिफाइन नहीं कर पाए थे। ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये आपका ड्रॉबैक है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे ड्रॉबैक में क्या है, इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है और इस दौरान वो एनर्जी को लूज करता है और अल्टीमेटली न्यूक्लियस में गिर जाता है, यानी कि वो रदरफोर्ड जो है स्टेबिलिटी ऑफ एटम को डिफाइन नहीं कर पाया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बोर्स पोस्टुलेट्स। बोर्स पोस्टुलेट्स में है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन सेलेक्टेड ऑर्बिट कॉल्ड एनर्जी लेवल और एनर्जी सेल। इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है, सर्टेन सेलेक्टेड ऑर्बिट में। लेकिन रदरफोर्ड क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस की चारों ओर घूमता है, लेकिन ये बोर्स पोस्टुलेट में ये किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा है, सर्टेन सेलेक्टेड ऑर्बिट में घूम रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है तो इस दौरान ना ही वो एनर्जी को लूज करता है ना ही एनर्जी को गेन करता है। फॉर ए पर्टिकुलर एटम द ऑर्बिट्स इन विच द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व आर कॉल्ड एनर्जी सेल और एनर्जी लेवल। किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए जब वो इलेक्ट्रॉन किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है ना, जिस पर्टिकुलर ऑर्बिट में वो रहता है उसे हम कहते हैं एनर्जी सेल और एनर्जी लेवल्स। और उस सेल का नाम क्या है, के सेल, एल, एम, एन। ठीक है। अगर फर्स्ट ऑर्बिट है यानी कि n इक्वल्स टू 1 यानी कि के सेल, सेकेंड ऑर्बिट n इक्वल्स टू 2 एल सेल, थर्ड ऑर्बिट है m और फोर्थ ऑर्बिट है तो n सेल होगा। फिर हम देखेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल अपने एटम को किस तरह से डिज़ाइन किए थे। वो उनका डिज़ाइन जो है रदरफोर्ड की ही तरह था, लेकिन वो सिर्फ क्या डिफरेंस किए बताए थे कि वो बताए थे कि के एलिमेंट सेल में ही, मतलब वेल डिफाइंड ऑर्बिट में ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। और उस सेलेक्टेड ऑर्बिट का क्या नाम दिया, के एल एम एन सेल। अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो n इक्वल्स टू 1, सेकेंड ऑर्बिट है तो n इक्वल्स टू 2, थर्ड ऑर्बिट है तो n इक्वल्स टू 3। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा ऑर्बिट में वो हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला है उसके लिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इन एन और वो क्या है 2n²। अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो n का वैल्यू 1 डालेंगे और वो कौन सा सेल होगा, के सेल होगा। अगर सेकेंड ऑर्बिट है तो n का वैल्यू 2 डालेंगे यहाँ पे, तो ये 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 इंटू 2 कितना होगा 8। अगर m सेल है तो n का वैल्यू कितना होगा 3, 3 का स्क्वायर यानी 9, 9 2 जा 18। मतलब के सेल में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, एल सेल में मैक्सिमम है 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं और एम सेल में हम मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स को रखा जा सकता है। तो यहाँ तक तो क्लियर है। बोर्स एटॉमिक मॉडल में हम पूरा क्लियर कर दिए हैं। अगर कोई भी डाउट हो अगर आपको तो प्लीज़ कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करते हैं। जैसे कि सोडियम है, पोटासियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है ना। तो इन सब एटम को हम कैसे मतलब अरेंज करेंगे, एटम में कैसे अरेंज करेंगे। तो हम देख रहे हैं फर्स्ट ऑर्बिट में के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं 2, एल सेल में कितना रख सकते हैं 8 और एम सेल में कितना रख सकते हैं 18, है ना। तो सोडियम के लिए हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के सेल में कितना रखेंगे 2 रखेंगे और एल सेल में 8 रखेंगे और एम सेल में 1। यहाँ कितना है एटॉमिक नंबर, जो उसका एटॉमिक नंबर है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो इलेक्ट्रॉन को हम अरेंज करेंगे 2, 8, 1,
ये क्या है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पोटेशियम को कैसे अरेंज करेंगे, 2 8 8 1। कैल्शियम को कैसे करेंगे, 2 8 8 2। मैग्नीशियम को कैसे करेंगे, 2 8 2। एल्युमिनियम को 2 8 3। सिलिकॉन को 2 8 4। ठीक है, अब हमको इसमें क्या निकालना है, वैलेंसी निकालना हो तो हम क्या करेंगे, जितना आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर 1 है तो 1 होगा, 2 है तो 2 होगा, 3 है तो 3 होगा, 4 है तो 4 होगा। लेकिन अगर 5 है तो क्या होगा, उस केस में 5 ना होकर 3 होगा। अब ये कैसे होगा ये हम आगे देखते हैं। वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। तो सोडियम का वैलेंसी कितना हो जाएगा, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है इलेक्ट्रॉन, 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसका वैलेंसी 1 होगा। क्यों, क्योंकि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। हमें इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन को लाने हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो इसका वैलेंसी कितना होगा, 1 होगा, 1 होगा। पोटेशियम का भी वैलेंसी कितना होगा, 1 होगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ तक 8 आ जाएगा, तो इसका वैलेंसी कितना होगा, 1। इसका वैलेंसी कितना होगा, 2 होगा। इस तरह से हम कुछ एटम्स के वैलेंसी को भी डिस्कस कर लिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में 1 से 20 तक के वैलेंसी को, उसके चार्ज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें।